Hello, good evening, namaste, and a very happy new year to all. I'm Asha Singh Chauhan from Bhopal. Basics of English सिर्फ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश नहीं है, बल्कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहली चीज होती है लिसनिंग। आप उसे कितना ज्यादा सुनते हैं। आप जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। इसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दूंगी कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती उसे कुछ नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसके आसपास के लोग, जो उसके पेरेंट्स हैं और भी घर में जो भी लोग हैं, वो जो कुछ भी बोलते हैं तो वो धीरे धीरे उनको सुनकर और सीख जाता है। उसको कोई पकड़ के सिखाता नहीं है कोई भी लैंग्वेज, लेकिन वो जो जो सुनता है और धीरे धीरे वो सीख जाता है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सुनने की जरूरत है। तो उसके लिए आप इंग्लिश न्यूज सुन सकते हैं। वहां पे आपको हेडलाइंस भी रहती हैं, नीचे भी स्क्रॉल होता रहता है जो भी न्यूज रहती है। तो धीरे पहले शुरू शुरू में शायद ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट वहां पे जो स्क्रॉल हो रहा है, जो हेडलाइंस है, उनको साथ साथ पढ़ते हुए आप उस चीज को समझ सकते हैं। मैं ये कह रही थी कि आप ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। ठीक है। और इसके लिए एक छोटा बच्चा आपके लिए इंस्पिरेशन है। और आप वीडियोस देखिए इंग्लिश से रिलेटेड, मेरे वीडियोस भी देखिए और उनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। फिर उसके बाद है स्पीकिंग। आप जितना बोलने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो जिनको काफी हद तक इंग्लिश आती है, लेकिन फिर भी वो बोलते नहीं है दूसरों के सामने। उनके मन में एक हेजिटेशन होता है, एक संकोच होता है कि मैं अगर किसी के सामने गलत बोलूंगा तो वो क्या कहेंगे। तो ये चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। और थोड़ा सा अगर हेजिटेशन है तो उस हेजिटेशन को आप घर में दूर करिए। ज्यादा से ज्यादा बोलिए, कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट रोज, बल्कि और ज्यादा टाइम दे सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं कम से कम की बात कर रही हूँ कि अगर कोई बहुत ज्यादा बिजी है तो भी आप कम से कम 10 से 15 मिनट बोलिए। खुद बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, अपने मन में मत बोलिए, जोर से थोड़ा बोलिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपका हेजिटेशन धीरे धीरे जाएगा, खत्म होगा। तो और उसके बाद है रीडिंग। आपको रीड भी करना चाहिए, कम से कम नहीं तो 2-3 पेज रोज रीड करिए। और थोड़ा सा बोल के, मतलब एक मन में रीड मत करिए, थोड़ा बोल के, थोड़ा जोर से रीड करिए। उससे आप खुद अपनी आवाज सुन पाएंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आप कहाँ अटक रहे हैं, और उससे आपका हेजिटेशन भी धीरे धीरे खत्म होगा। तो रीडिंग बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज राइटिंग। सब जैसे बच्चा पूरी लैंग्वेज तो सीख जाता है, और फिर लिखना कब सीखता है? जब वो 2.5-3 साल का होता है, उसके बाद जब स्कूल जाना शुरू करता है तब वो ABCD लिखता है। तो सबसे पहली चीज है लिसनिंग, देन इज स्पीकिंग, देन रीडिंग, एंड देन राइटिंग। और हाँ, एक चीज और मैं बताऊं आपको कि कई उसमें आपने देखा होगा, कई वीडियोस में लोग आपको गारंटी देते हैं कि 15 दिन में इंग्लिश सीखिए, 1 महीने में इंग्लिश सीखिए। तो कोई दुनिया का कोई व्यक्ति आपको 15 दिन, 1 महीने या कितने दिन की भी गारंटी नहीं दे सकता। ये गारंटी आप खुद दे सकते हैं। आप, क्योंकि मेहनत आपको करनी है। आप अगर मेहनत करोगे, आप सिंसियरली पढ़ाई करोगे, तो ऑफ कोर्स आप खुद अपने आप को गारंटी दे सकते हो कि हाँ, इतने दिन में मैं सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी। लेकिन कोई और इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं कराएगा। ये ऐसा तो है नहीं कि ये किसी ने जादू की छड़ी है घुमा दी या चम्मच से आपको खिला दिया या पिला दिया, ये कोई नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितनी जल्दी उस चीज को सीखते हैं। जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे बोलने की, लिखने की, मतलब सेल्फ
आप जितना करेंगे, खुद से जो जितना करेंगे उतनी जल्दी सीख पाएंगे। मैं तो मेहनत करूंगी, साथ में आपकी मेहनत भी बहुत वैल्यू करती है। फिर उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश की शुरुआत कैसे, आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट्स 26 अल्फाबेट्स होते हैं, A to Z। और मुझे लगता नहीं है कि मुझे आप लोगों को अल्फाबेट सिखाने की जरूरत है, A से Z तक अल्फाबेट्स तो सभी को आते हैं, तो वो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा है अल्फाबेट्स में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आप सभी को, जैसे हिंदी का तो आपको पता होगा कि जो स्वर होते हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह, ये जो स्वर होते हैं इन्हें इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं। और इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं, A E I O U। और हिंदी में अ आ इ ई वो वॉवेल्स होते हैं, स्वर कहलाते हैं। और इंग्लिश में 5 वॉवेल्स के अलावा बाकी जितने भी अक्षर होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर वॉवेल्स के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगी कि जैसे हम आर्टिकल्स जब पढ़ते हैं, ए या एन कहाँ लगाना है, तो जब वॉवेल साउंड होता है, जहां पे वॉवेल्स का प्रोनाउंसिएशन होता है यानी स्वर का उच्चारण होता है, तो वहां हम नाउन के पहले एन लगाते हैं। जहां पर अगर कॉन्सोनेंट है लेकिन वहां पर अगर कॉन्सोनेंट है लेकिन स्वर का उच्चारण हो रहा है तो हम एन लगाएंगे। ये सबसे बड़ी क्या बोलेंगे कि हिंदी की खासियत है कि दुनिया की कोई भी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, इतनी क्लियर नहीं है जितनी हिंदी है। हिंदी में जैसा लिखते हैं वैसा हम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। हिंदी में हमने अगर छोटी ई की मात्रा लगाई है तो हम उसका उच्चारण भी छोटी ई करेंगे, बड़ा ऊ लगाया है तो बड़ा ऊ ही उच्चारण करेंगे। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स होते हैं लेकिन रूल्स ब्रेक भी होते हैं। अगर इंग्लिश में पीयूटी पुट होता है लेकिन बीयूटी बुट नहीं होता, बीयूटी बट होता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा होगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको उच्चारण देखना है, अक्षर नहीं देखना है। खैर धीरे धीरे हम और सीखेंगे, वो चीज आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे फिर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वॉवेल्स 5 वॉवेल्स होते हैं, A E I O U। और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो बाकी सारे जो अक्षर होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मतलब ऐसा शब्दों का समूह जो कुछ एक अर्थ पैदा करता है, जिससे कुछ अर्थ निकल कर आता है, उसे हम वाक्य बोलते हैं। अब इंग्लिश में वाक्य का पैटर्न कैसा होता है? इंग्लिश में वाक्य का पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आई रीड बुक, आई रीड बुक। आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। और रीड क्या है? वर्ब। और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। यहाँ पर जो काम कर रहा है, जो करने वाला व्यक्ति है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, हिंदी में कर्ता बोलते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आई। और जो काम हो रहा है यानी वर्ब, क्रिया, हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो जो काम हो रहा है उसे हम बोलते हैं वर्ब। और बाकी जो होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बुक। लेकिन हिंदी में पैटर्न अलग होता है। हिंदी में पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद वर्ब आता है। ठीक है, इंग्लिश में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हिंदी में सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में वर्ब होता है। जैसे इसी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ती हूँ। तो वहां पर मैं सब्जेक्ट है और उसके बाद जिसे हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं वो किताब। किताब वहां पर ऑब्जेक्ट है और पढ़ती हूँ वो है वो क्रिया। उसके बाद आते हैं हम सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं?
ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश में हम उसको तीन उसमें पर्सन में डिवाइड किया गया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, आप, मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं अपने बारे में जो कुछ भी बोलूंगी वो होगा फर्स्ट पर्सन। मतलब मैं अपने लिए कौन सा वर्ड यूज करूंगी, मैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई इज द फर्स्ट पर्सन। मतलब सिंगुलर के लिए, मैं अपने अकेले के लिए जो वर्ड यूज करूंगी, अपने आप को संबोधित करने के लिए जो वर्ड यूज करूंगी वो होगा आई, ठीक है। वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई होता है, प्लूरल जब मैं किसी और के साथ भी हूँ, मान लो मैं अपनी बहन के साथ हूँ और मैं, हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू मार्केट, तो वी, हम दोनों के लिए क्या वर्ड यूज किया, वी मतलब होता है हम, वी मतलब हम, आई मतलब मैं, आई को हिंदी में बोलते हैं मैं, और वी को हिंदी में बोलते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन क्या हुआ कि जो जो शब्द हम अपने लिए यूज करते हैं वो कहलाता है फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में दो होते हैं, एक सिंगुलर यानी एक के लिए जो यूज होता है, एक वचन के लिए जो यूज होता है वो होता है आई, उसको हिंदी में बोलते हैं मैं, और प्लूरल के लिए यूज होता है वी, ठीक है। सबको समझ में आया। सेकेंड पर्सन क्या होता है कि जब हम दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं सामने वाले को संबोधित करने के लिए जो वर्ड यूज करती हूँ वो कहलाता है सेकेंड पर्सन। हम सामने वाले को क्या बोलते हैं, तुम या आप, और तुम या आप के लिए, दोनों के लिए इंग्लिश में वर्ड है यू। यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज होता है। और सिंगुलर भले वो एक व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ बर्ताव हमेशा प्लूरल की तरह किया जाता है, यानी बहुवचन की तरह किया जाता है। यानी कि जैसे हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस में इज सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, तो वहां यू के साथ हम कभी इज नहीं लगाते, यू के साथ कभी इज नहीं लगाते, यू के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में आर लगाते हैं। जैसे यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड गर्ल, हम कभी नहीं बोलेंगे यू इज अ गुड गर्ल, नो, इट्स रॉन्ग। तो आपको हमेशा यू के साथ प्लूरल की तरह बर्ताव करना है। तो यहाँ पर यू मतलब तुम या आप, ठीक है। और प्लूरल है तो भी हम यू यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन जब दो लोग मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं वो कहलाता है थर्ड पर्सन। तो हम उस थर्ड पर्सन, उस तीसरे व्यक्ति को संबोधित करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है, वो होता है ही, शी, इट, किसी का नाम, ठीक है। ही हम किसके लिए यूज करते हैं, ही, वी ऑलवेज ही, वी ऑलवेज यूज ही फॉर मेल्स। हम पुल्लिंग के लिए, पुरुष जाति के लिए हमेशा ही यूज करते हैं। कोई एक पुरुष जाति के लिए, एक कोई पुरुष है उसके लिए हम ही वर्ड यूज करते हैं। वह, ही का मतलब होता है ही, शी, इट, सबका मतलब होता है वह, ठीक है। ही हम हमेशा स्त्री जाति के लिए यूज करते हैं, फॉर फीमेल्स, स्त्री जाति के लिए हमेशा हम शी यूज करते हैं। जैसे ही इज अ गुड बॉय, जैसे हमने बोला राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो राम क्या है, एक नाम है, तो वो नाम भी थर्ड पर्सन होता है, किसी का नाम जो है वो भी थर्ड पर्सन होता है। तो ये सब सिंगुलर होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, या किसी का नाम, एनी नेम, ये सब क्या कहलाते हैं, ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं। ही जो है वो
पुल्लिंग के लिए पुरुष जाति के लिए यूज होता है, शी हमेशा स्त्री जाति के लिए यूज होता है। जैसे सीता इज अ गुड गर्ल, शी सिंग्स वेरी वेल। तो वहां पर एक हम बार बार किसी का नाम नहीं लेते हैं, हमने एक बार उसका नाम लिया उसके बाद हम उसको वह करके बोलते हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, नाम की जगह पर शी यूज करेंगे। इट, इट हमेशा हम नॉन लिविंग थिंग्स यानी जो अजीवित, जो जीवित नहीं है, जो वस्तुएं हैं उनके लिए इट यूज करते हैं। उसके अलावा बहुत जो छोटे प्राणी होते हैं, जो स्मॉल क्रीचर्स होते हैं, उनके लिए भी हम इट यूज करते हैं। अब जब हम एक से ज्यादा, अगर थर्ड पर्सन एक से ज्यादा लोग हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, उनके लिए हम दे यूज करते हैं। उनके लिए हम दे का मतलब होता है वे, दे का मतलब होता है वे। जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो वहां पर एक से अधिक लोग हैं, मतलब दो या दो से अधिक लोग होते हैं, तो वो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। तो वहां पर हम थर्ड पर्सन में क्या यूज करते हैं, दे। समझ में आया आपको? ये पूरे आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, अब यहाँ पे तीनों पर्सन हो गए। फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई के साथ, सिर्फ आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हमेशा एम यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, नॉट इन पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम आई के साथ एम यूज करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही है, शी है, इट है, या किसी का नाम है, तो उसके साथ हम इज यूज करते हैं। ठीक है, इस उसके साथ हम इज यूज करते हैं। आई, आई के साथ एम, जैसे आई एम अ टीचर, आई के साथ मैंने क्या बोला, एम बोला। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कोई है, जैसे रीना, रीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, और रीना, वहां पर रीना के साथ हमने क्या लगाया, इज लगाया, क्योंकि रीना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में हमेशा हम इज यूज करते हैं। आप लोग अगर कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं तो प्लीज चैट पे लिख के बताइए। प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में हम आर यूज करते हैं। जैसे यू के साथ आर यूज करते हैं, यू सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू के साथ हमेशा आर यूज करते हैं। और दे प्लूरल है, तो दे के साथ हमेशा हम आर यूज करते हैं। दे आर वॉचिंग मूवीज, दे आर वॉचिंग मूवीज। यू आर आउटस्टैंडिंग। ओके, करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पर समझ में आया सबको? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर यूज करते हैं, आई के साथ एम यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज करते हैं। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं बुद्धिमान हूं, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर आई हटा के हमने अगर वहां पर यू लगाया कि तुम इंटेलिजेंट हो, आप इंटेलिजेंट हो, तो आप कैसे लिखोगे उस सेंटेंस को? चैट में लिख के बताइए। तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बुद्धिमान हो। यू आर अ गुड टीचर, ओके, थैंक यू, गुड। इसका बताइए, आई एम, आई एम इंटेलिजेंट का बताइए यू के साथ कैसे होगा? यू के साथ करके बनाइए सेंटेंस। यू आर ब्रिलियंट, ओके, राइट, करेक्ट, गुड। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी ब्रिलियंट, फर्स्ट डे है और सब इतने करेक्टली जवाब दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को सीखने में कोई प्रॉब्लम होगी, बहुत जल्दी आप सीख पाओगे। मैं शिक्षिका हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। यहाँ पे आई के साथ एम लगा। अब यहाँ पर आई की जगह अगर शी होता या किसी का नाम होता,
तो कैसे होगा बताइए? आई के साथ यहाँ आई नहीं होगा, और आई की जगह पे अगर शी या किसी का नाम होगा तो वो कैसे, सेंटेंस कैसा होगा बताइए मुझे? आई एम अ टीचर, यहाँ पर आई नहीं, आई की जगह शी होगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा बताइए? शी या किसी का नाम होगा तो यहाँ एम की जगह क्या लगेगा? चैट में लिख के बताइए जल्दी। शी इज अ टीचर, यस गुड। शी इज अ टीचर, यस गुड गुड। शी इज अ टीचर, गुड। ठीक है। मैं इंजीनियर हूं। आई एम एन इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर। अब यहाँ पर एन क्यों लगा? एन, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशन होगा उसके पहले हमेशा क्या लगता है? आर्टिकल लगता है। आर्टिकल मैंने आपको बताया था, ए और एम। जैसे आई एम अ टीचर, टीचर भी प्रोफेशन है, इसलिए टीचर के पहले अ लगा। इंजीनियर प्रोफेशन है, इसलिए उसके पहले एन लगा। लेकिन यहाँ ए लगा और वहां एन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर टीचर ट, ट क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। टी जो है वो कॉन्सोनेंट है भी, और साउंड भी करता है कॉन्सोनेंट, इसलिए उसके पहले हम ए अ लगाएंगे, ए लगाएंगे। लेकिन इंजीनियर, इंजीनियर जो है यहाँ पर ई है, ये क्या है? वॉवेल साउंड है, और ई वॉवेल है भी और साउंड भी वॉवेल है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। जब भी नाउन का, यहाँ नाउन के पहले जो आर्टिकल आता है, नाउन का पहला अक्षर, सॉरी अक्षर, अगर साउंड करता है, वॉवेल, वॉवेल साउंड करता है तो उसके पहले एन लगेगा। अगर कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो उसके पहले अ लगेगा। ठीक है। ही इज डैश आर लेट। ही इज डैश आर लेट। एच ओ यू आर, उसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा कि एन लगेगा? ही इज डैश, डैश मतलब ब्लैंक्स, वहां पर खाली स्थान है, तो एन, गुड। क्यों लगेगा? क्योंकि आर, एच ओ यू आर, आर माने घंटा, वह आज, ही इज एन आर लेट, एक घंटा लेट है। आर, एच ओ यू आर, एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन एच साइलेंट है, वहां पर एच का उच्चारण नहीं हो रहा है। आर, आर क्या होता है? अ क्या होता है? अ एक वॉवेल साउंड है, इसको आप हिंदी से समझिए। हिंदी का अ आ, इ ई अगर उसका साउंड होगा तो उसके पहले हमेशा एन लगेगा, ए नहीं लगेगा। ही इज एन आर लेट। तुम झूठे हो, यू आर अ लायर। यू आर अ लायर, तुम झूठे हो। अब यहाँ पर यू आर अ लायर की जगह वह झूठी है, वह झूठी है, तो उसको कैसे लिखेंगे बताइए? वह झूठी है, उसको कैसे लिखेंगे बताइए? राइट इन द चैट, फास्ट फास्ट फास्ट। शी इज अ लॉयर। शी, आपने शायद गलती से लॉयर लिखा है। लॉयर, लॉयर एंड लायर बोथ आर डिफरेंट। LIAR लायर मतलब झूठा या झूठी, और LAWYER लॉयर मतलब वकील, दोनों में फर्क होता है। तो उस चीज को ध्यान में रखिए, लायर एंड लॉयर बोथ आर डिफरेंट। LIAR लायर मतलब झूठा या झूठी, LAWYER लॉयर मतलब वकील। तो शी इज लायर, शी इज लायर, she is a liar. Yes, she is a liar.
तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। अब मैं बोल रही हूं वे मेरे दोस्त हैं, उसको आप कैसे लिखेंगे? वे मेरे दोस्त हैं, वे मेरे दोस्त हैं। दे आर माई फ्रेंड, दे आर माई फ्रेंड्स, प्लूरल, प्लूरल, दे आर माई फ्रेंड्स। गुड, दे आर माई फ्रेंड्स। फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड्स होगा। दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। वह चतुर है, शी इज क्लेवर, शी इज क्लेवर। वह चतुर है, शी इज क्लेवर। अब यहाँ पर मैं बोल रही हूं तुम चतुर हो, तुम चतुर हो, कैसे लिखेंगे उसको? तुम चतुर हो, तुम चतुर हो। यू आर क्लेवर, यस गुड, यू आर क्लेवर, यस, यस गुड गुड, यस गुड, यू आर क्लेवर, करेक्ट। अब मैं ये बोल रही हूं कि आई, सॉरी, मैं चतुर हूं, उसको कैसे लिखेंगे? मैं चतुर हूं, उसको कैसे लिखेंगे? आई एम क्लेवर, यस करेक्ट, करेक्ट, आई एम क्लेवर, गुड, आई एम क्लेवर, गुड। नाउ वह बहादुर है, ही इज ब्रेव, ही इज ब्रेव। अब इसको अगर मैं ये बोल रही हूं कि हमारे सैनिक बहादुर हैं, हमारे सैनिक बहादुर हैं, इसको कैसे लिखेंगे? हमारे सैनिक बहादुर हैं, हमारे सैनिक बहादुर हैं। हाउ विल यू राइट? ऑन फास्ट फास्ट फास्ट। हमारे सैनिक बहादुर हैं। Our soldiers are brave. Very good. Correct. Our soldiers are brave. Correct. Good. हमारे सैनिक बहादुर हैं। Our soldiers are brave. मेरे पिताजी बहादुर हैं, मेरे पिता बहादुर हैं। How will you write? मेरे पिता बहादुर हैं। How will you write? Our soldiers are brave. Yes, correct. मेरे पिता बहादुर हैं। My father is brave. Yes, good. My father is brave. Correct. So, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? आज मैंने जो कुछ भी समझाया आप लोगों को समझ में आया? Have you all understood? Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. That's all for today. Bye bye. Good night.